हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 8 दिसंबर की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका, कैश फॉर क्वेरी मामले में गई लोकसभा की सदस्यता। लालदुहोमा ने मिजोरम के सीएम पद की शपथ ली, 2 कैबिनेट मंत्री भी बने। 4 साल पुरानी जीपीएम पार्टी सत्ता में आई। कलकत्ता हाईकोर्ट की यौन इच्छाओं वाले कमेंट पर सुप्रीम कोर्ट बोला, जज अपने विचार न बताएं, ये टीनेजर्स के अधिकारों का उल्लंघन। राज्य सरकार को भी मिला नोटिस। अब रणभूमि में कई टन वजनी जरूरत के सामानों को भी गिरा सकेगी वायुसेना, टेस्ट हुआ सफल। डेनमार्क में कुरान जलाने पर बैन, सरकार बोली ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा। पुतिन बोले मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, उनकी नीति भारत रूस रिश्तों की गारंटी है। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। ब्याज दरों में लगातार 5वीं बार बदलाव नहीं हुआ। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल और दूसरे सेमीफाइनल की पिच को आईसीसी ने दी रेटिंग। भारत की हार की वजह का हुआ खुलासा। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। संसद की आचार समिति ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश हुई, जिस पर लोकसभा में चर्चा के बाद महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। संसद की आचार की रिपोर्ट में भी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। बता दें कि रिपोर्ट में गंभीर रूप से गलत आचरण के लिए महुआ मोइत्रा को दंड देने की मांग की गई थी। आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा की 17वीं लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अनैतिक, आपत्तिजनक और गंभीर अपराध किया। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि इस मामले में भारत सरकार एक कानूनी और संस्थागत जांच कराए, जो एक तय समय सीमा में खत्म होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा पर आरोप थे कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट लिए थे, जिसमें टीएमसी सांसद ने दर्शन हीरानंदानी से कार और 2 करोड़ रुपए की नकदी भी शामिल थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लालदुहोमा राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए। लालदुहोमा ने शुक्रवार सुबह 11 बजे आइजोल के राजभवन में राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति से पीसीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा अन्य 2 नेताओं के संपदंगा और वन लाल हलाना ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। लालदुहोमा इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज और कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। मिजोरम में 40 सीटों पर हुए चुनाव में जेडपीएम ने 27 सीटें जीती। सत्ताधारी मिजोरम नेशनल फ्रंट को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी शुरुआत में 6 क्षेत्रीय दलों का गठबंधन था, जिसमें मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, जोरम एक्सोडस मूवमेंट, जोरम डिसेंट्रलाइजेशन फ्रंट, जोरम रिफॉर्मेशन मूवमेंट और मिजोरम पीपल्स पार्टी शामिल थी। 2018 में जेडपीएम ने इसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और 8 सीटें जीती। इसके बाद चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 2019 में पार्टी को रजिस्टर्ड किया। सबसे बड़ी संस्थापक पार्टी मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2019 में गठबंधन से बाहर हो गई थी और बाकी बची 5 पार्टियां एक में शामिल हो गई, जिसे जेडपीएम का नाम दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के एक भद्दे बयान की। दुष्कर्म के एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से बेहद आपत्तिजनक और अनुचित हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किशोर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और 2 मिनट आनंद के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को आपत्तिजनक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों से उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपने निजी विचार साझा करें या भाषण दें। ये पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई की और राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई करेंगे। वैसे क्या है ये पूरा मामला, वो भी जानिए। दरअसल बीते दिनों पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और 2 मिनट के आनंद के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। पीठ ने कहा कि यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखें, क्योंकि मुश्किल से 2 मिनट का सुख पाकर लड़कियां समाज की नजरों में गिर जाती हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये युवा लड़कियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शरीर की अखंडता और गरिमा को बनाए रखें।
साथ ही कोर्ट ने लड़कों को भी लड़कियों की गरिमा की इज्जत करने की सलाह दी और कहा कि लड़कों के दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वो महिलाओं की इज्जत करें। दरअसल 20 साल के युवक को ट्रायल कोर्ट से उसकी नाबालिग प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ युवक ने हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की नाबालिग प्रेमिका ने स्वीकार किया कि दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने थे और दोनों शादी करना चाहते थे। अब चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए कोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत युवक को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद युवक को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन उनके फैसले की भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक माना है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना ने C-17 परिवहन विमान ने गुरुवार को आगरा के एक सैन्य क्षेत्र में एक स्वदेशी रूप से विकसित भारी प्लेटफॉर्म को उतारा। ये प्लेटफॉर्म 16 टन का भार ले जाने में सक्षम है। एयरफोर्स से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ये पहली बार है कि 24 फीट लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को भारतीय वायुसेना के विमान से गिराया गया। भारतीय वायुसेना C-17 ने पहली बार ADRDI द्वारा विकसित टाइप V प्लेटफॉर्म को एयर ड्रॉप किया। ये सफल परिणाम IAF, भारतीय सेना और ADRDI को समर्पित टीमों की मेहनत का परिणाम है। इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी कमान ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, स्वदेशी इनोवेशन की ताकत। अधिकारियों ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर एयर ड्रॉप का परीक्षण 3 चरणों में किया गया। एक अधिकारी ने प्रक्रिया समझाते हुए कहा कि पहले चरण में विमान के बाहर लोड का निरीक्षण करना शामिल था। दूसरे चरण में C-17 विमान में प्लेटफॉर्म की लोडिंग जांच शामिल थी और तीसरे चरण में एक चयनित ड्रॉप जोन पर पूरे सिस्टम को एयर ड्रॉप करना शामिल था। विदेशी खबरों की बात कर लेते हैं। डेनमार्क में सार्वजनिक जगहों पर कुरान जलाने पर बैन लगा दिया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुस्लिम देशों ने तनाव कम करने के लिए गुरुवार को डेनमार्क की संसद ने यह फैसला लिया। न्याय मंत्री पीटल हमलगार्ड ने बताया कि जुलाई के बाद से ऐसे 500 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं जिनमें कुरान या झंडे जलाना शामिल था। इनकी वजह से डेनमार्क के दूसरे देशों से रिश्ते, हमारे हितों और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। संसद में 5 घंटे की बहस के बाद 189 में से 94 सांसदों ने इस फैसले के पक्ष में, तो वहीं 77 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। सरकार ने बताया कि नए कानून में कुरान या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को फाड़ना, जलाना या सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करना या वायरल होने के लिए उसका वीडियो बनाना प्रतिबंधित हो गया है। डेनमार्क डेमोक्रेट्स पार्टी के लीडर इंगर स्टोर्सबर्ग ने कहा कि इस फैसले के लिए इतिहास में हमारी निंदा होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद रूस और भारत के रिश्तों की गारंटी हैं। उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत फैसले लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। पुतिन ने कहा कि जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो पीएम मोदी के सख्त रुख की तारीफ की जाती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को ऐसे कोई भी काम करने, कदम उठाने या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता जो भारत और भारतीय लोगों के हित में ना हो। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, जिसने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। वहीं पिछले वित्त वर्ष में रेपो रेट 6 बार में 2.50% बढ़ाई गई थी। 6 दिसंबर से चल रही मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज यानी शुक्रवार को उन्होंने दी है। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। इसमें बाहरी और आरबीआई अधिकारी दोनों होते हैं। गवर्नर दास के साथ आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। बिग बॉस 17 के घर में एक्स कपल अभिषेक कुमार और ईशा मालविया अक्सर चर्चा बटोरते हैं। हाल ही में इम्यूनिटी टास्क के दौरान दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो गई। बात तब बढ़ गई जब अभिषेक ने ईशा पर पर्सनल अटैक कर दिया और उन पर कई भद्दे कमेंट्स भी किए। बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार और ईशा मालविया के बीच अक्सर झगड़े होते हैं, लेकिन इस एक्टर ने इस बार हद पार कर दी। बिग बॉस 17 में इस बार लड़ाई के दौरान अभिषेक कुमार ने ईशा पर कमेंट करते हुए उनकी बॉडी शेमिंग की। इतना ही नहीं, उन्होंने स्लट शेमिंग, कैरेक्टर शेमिंग और ईशा के परिवार तक को भला बुरा कहा।
उन्होंने ईशा को लेकर कहा कि वो रात में क्लब में जाती हैं और सुबह आती हैं। अभिषेक ने कहा कि ईशा ब्यूटी इंजेक्शंस भी लेती हैं और इसी तरह के तमाम कमेंट्स अभिषेक ने ईशा के लिए कहे। बात कर लेते हैं खेल जगत की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 2023 विश्व कप फाइनल और दूसरा सेमीफाइनल यानी कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका खेले जाने वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ईडन गार्डन की पिच को औसत रेटिंग दी है। आईसीसी के मैच रेफरी एनडी पाइक्राफ्ट ने फाइनल खेले जाने वाली नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को रेटिंग दी, तो वहीं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने दूसरा सेमीफाइनल खेले जाने वाली ईडन गार्डन की पिच को रेटिंग दी। कोलकाता में दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच कम स्कोर वाला रोमांचक मैच खेला गया था। तूफान और विकेट पर नमी के कारण दक्षिण अफ्रीका 22 रन पर अपने 4 विकेट गंवा बैठी थी। इसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए 212 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर 16 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया था। अगर फाइनल की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में दूसरे सेमीफाइनल में थोड़ा बड़ा स्कोर देखने को मिला था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए। दूसरी पारी तक पिच में नमी कम थी, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने 43वें ओवर में ही 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया था। हालांकि कप्तान पैट कमिंस ने मैच से पहले यहां खेलने को लेकर चिंता जाहिर की थी। एक तरफ जहां दोनों पिच को औसत रेटिंग मिली है, तो वहीं मुंबई के वानखेड़े जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल खेला गया और जो विवाद का कारण भी रहा था, उसको अच्छी रेटिंग दी गई है। भारत ने यहां पर 397 पर 4 विकेट खोकर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था। गेंदबाजी में भारत ने न्यूजीलैंड को 327 रन पर ऑल आउट कर दिया था। विश्व कप में टीम इंडिया के 11 मैचों में से 5 में पिच को आईसीसी ने औसत रेटिंग ही दी है और शायद यही वजह है कि भारत ने आखिरी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा कमाल नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आज के इस खबरनामा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।